क्या कहा? अब नहीं मिल सकते? ऐसे कैसे? ये नहीं, बकवास बंद करो, रूमा ने चिल्ला कर कहा। चिल्लाना सिर्फ चिल्लाना नहीं था, वह काँप भी रही थी अपमान और गुस्से की वजह से। सुबह उठी थी पूरी तरह मन को तैयार करती हुई कि आज शायद उसका रिश्ता किसी किनारे पर जाकर लगेगा। बड़ी ही उत्साहिक और खुशी थी अपने रिश्ते को लेकर। रूमा की ये बात ये ख़ास रूमा की यह ख़ास आदत है, या फिर कह लो सिग्नेचर की। वह जो भी काम करती पूरी शिद्दत के साथ, चाहे ऑफिस हो, दोस्ती हो या फिर सेवा, या बात सब जानते हैं। थोड़े ही दिन जो उसे देख ले वह ये बात समझ लेता है। कई बार उसकी यही आदत उसके जी का जंजाल बन जाती है। कारण यह कि वह जिस तन्मयता और संकल्पता के साथ सारे काम करती है वैसा ही सबसे चाहती भी है। पर ऐसा नहीं होता है। कहाँ होता है ऐसा? सबकी अपनी एक आदत होती है। सब रूमा की तरह नहीं होते, ना कभी हो सकते हैं। हाँ, तो आज की जो कहानी है उसका सूत्रपात हुआ घटना के बीच करीब 1 साल पहले। बेसिक शिक्षा अधिकारी रूमा का आना जाना आने वाले क्षेत्र के दूर दराज के स्कूलों में होता रहता था। दूर दराज के गांव में जाना, स्कूल के बच्चों को समझाना, उसकी समस्याओं को जानना, और भी यही नहीं उसके गांव के लोगों को, उसकी सरलता को, उसके नज़रिए को समझना, ये रूमा की रुचि का विषय थे। तो उस दिन इसी सिलसिले से रामगढ़ जा रही थी रूमा। सफ़र का सबसे अच्छा साथी एक उपन्यास पढ़ती हुई जा रही थी। तल्लीनता से कि अचानक झटके से बस रुकी और कहानी का संपर्क टूट गया। अरे, आज पता ही नहीं चला कब चंदा देवी आ गया। घर पर ये ड्राइवर भी ना, क्या ज़रूरत थी ऐसे झटके से गाड़ी को रोकने की। सारी सवारियां बाहर निकलने लगीं। कुछ तो रेगुलर पैसेंजर थे जो घर से ब्रेक फास्ट करके नहीं आते थे, तो यहाँ के रायते और पकौड़ियों में लत जैसे कि खाए बिना मानो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। फिर उसे यह भी लगा कि पहले कभी तो ऐसे नहीं रोकी किसी ने। बस कौतूहलवश रूमा भी निकल आई बाहर निकल कर देखा तो एक टैक्सी वाला और एक ड्राइवर आपस में लड़ रहे थे। माजरा यह था कि टैक्सी वाला गाड़ी आगे बढ़ाते बढ़ाते अचानक रुक गया और बस ड्राइवर को तेज़ी से ब्रेक लगाने पड़े। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। पर अब ये लड़ क्यों रहे हैं, यह सोचती ही रूमा आगे बढ़ी। तब तक एक खूबसूरत नौजवान और रौबीला युवक उन लोगों के बीच आ गया और बड़ी कुशलता और दिमाग से उन्हें शांत कर दिया। शांत तो नहीं किया, बल्कि हल्के फुल्के हादसे से माहौल भी खुशगवार कर दिया। रूमा उसे देखती रह गई, एक टक मकतमुल होके। सहसा उस युवक की नज़र उस पर पड़ी और वह भी थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। फिर सब और ये दोनों भी पकौड़े और चाय का ऑर्डर देकर प्रतीक्षा करने लगे। चाय पीकर बस में दोनों चढ़े। फिर उनकी नज़रें मिली और परिचय पूछती सी बस आगे बढ़ी। बहुत लंबा समय तो था नहीं, बस 1 घंटे का सफ़र था। पर रूमा के मन में मानो किसी एहसास ने दस्तक दे दी थी। बस से उतरते समय उस युवक ने पूछा, आपको यहाँ पहले नहीं देखा क्या? नहीं आई है यहाँ? रूमा ने कहा, नहीं, महीने में 1 चक्कर तो लग ही जाता है यहाँ का। किस सिलसिले में आते हैं आप? मैं स्कूल निरीक्षण करने आती हूँ। और आप? मैं मुस्कुराया, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पर नैनीताल में पोस्टेड हूँ, वन विभाग में हूँ। बस इतना सा संक्षिप्त वार्तालाप और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। रूमा ने स्कूल निरीक्षण किया, रिपोर्ट बनाई और शाम की गाड़ी से वापस आ गई हल्द्वानी। इस बार उसका मन नहीं लग रहा था।
मन किया जल्दी से फिर कोई काम पड़ जाए रामगढ़ में या नैनीताल चली जाऊं। शायद किसी रास्ते में टकरा जाए वह युवक फिर मुझसे, जिसका ना नाम पता था ना घर का पता था। कुछ ही दिनों में रामगढ़ के जीजीआई का वार्षिकोत्सव उत्सव भी था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भी बुलाया गया था। कितना दिल खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि संयोग से क्या पता फिर वह युवक मिल जाए। उस दिन बेशक न हो, टूट बात हुई थी, नाम पूछने तक तो पहुंच ही पाएंगे ना। फिर क्यों ही पूछना था ना। खैर इस बार एक अलग ही उत्साह था रामगढ़ जाने में, जो उसके चेहरे पर भी बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था। माँ कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देख रही थी, पर आज उसके खुशी को देख कर रह नहीं पाई। क्यों रे रोमा, बड़ी जल्दी तैयार हो गई आज तो। बड़ी इतना खुश तो आज तक तुम बहुत दिनों के बाद दिख रही है। कुछ क्या खास बात है क्या? क्या मम्मी, आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। अरे आपकी बेटी को मुख्य अतिथि बनाया गया है, ये कोई छोटी बात नहीं है, कहकर रूमा ने बड़ी चतुराई से बात ढक ली। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा पद मिल जाना उन लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसीलिए माँ कुछ समझते हुए अनजान बन रही थी। फिर अपने मन की बात माँ से कैसे कहती, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। माँ को झटपट उत्तर देकर निकल गई। रूमा ने जानबूझकर वही बस पकड़ी। आदतन एक उपन्यास निकाला और पढ़ने की कोशिश करने लगी। आज पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। एक ही पेज को कई बार पढ़ती जा रही थी। कहानी तो चित्त में बैठ रही थी, ना पट में बैठ रही थी और ना आगे बढ़ रही थी। बस थी कि आज चंदे भी पहुंचने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस में सिर घुमा घुमा कर अपने आसपास को सब कुछ देख रही थी, ढूंढ रही थी। उसे अजीब लग रहा था। अधिकतर जान पहचान वाली सवारियां थीं और उनके मन का चोर भी उसे ऐसा करने को रोक रहा था। कोई निश्चित भी नहीं था कि वो हम होगा या नहीं आज बस में। फिर भी उसके विचारों की तीव्रता थी। शायद यह कि चंदा देवी में गाड़ी के रुकने के पीछे एक सवारी आई और नमस्कार मैडम, बस एक धड़कन मिस हो गई रूमा की। धक से नमस्कार सहज होने की कोशिश करते हुए रूमा बोली, आप मिस रूमा है ना? रूमा ने झट अपना नाम बताया। मैं विवेक, पहचाना आपने? हम कुछ दिन पहले ही मिले थे। अब रूमा कैसे कहे कि वे मिले थे? आप तो घर ही बना लिए थे हमारे मन में। संक्षेप सा उत्तर दिया रूमा ने। इसी बीच विवेक ने चाय और पकौड़ों का ऑर्डर दिया और बतियाने लगा अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी एजुकेशन और अधिकारी बनने के सफ़र के बारे में। रूमा चुपचाप सुनती रही। उसे लग रहा था कि वह बस बोलता रहे। मिश्री सी घुल रही थी उसके कानों में। आप अपने बारे में कुछ बताइए। अचानक विवेक का प्रश्न सुनकर इसकी सोच टूट चुकी थी। और तभी कंडक्टर ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी। रूमा ने अपने बारे में थोड़ा बताया कि कैसे पढ़ाई की और कैसे इस पद तक पहुंची। हालांकि उसका मन कुछ और कहने और सुनने को कर रहा था। दोनों बस में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर में दाजू, आप मेरी सीट पर बैठ जाएंगे, कहकर सयासी विवेक ने रूमा के साथ बैठे व्यक्ति को अपनी सीट पर भेज दिया और रूमा के साथ बैठ गया। उस 1 घंटे की यात्रा के बाद जब वह गाड़ी से उतरे तो अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों ने एक दूसरे का पता और पते के साथ दिल भी एक्सचेंज कर लिया था। अब तो मिलने का एक सिलसिला और निकल आया था। रूमा किसने सोचा था कभी ऐसे झमेले में नहीं पड़ेगी। वे अब प्रतीक्षा करने लगी ऐसे मौक़ों की कि विवेक से मिलना हो सके।
और तो और वह अपनी सहेली और अपने सहपाठियों से मजाक बनाती थी, जो ऐसे प्रेम संगम में पढ़कर अपना वैवाहिक भविष्य चौपट कर लेते थे, या उसे लगता था कि चौपट कर लेंगे। खैर, भगवान की लिखे बात को कौन टाल सकता है, कौन बदल सकता है। अब अक्सर ही रूमा नैनीताल जाने लगी। पहले वह निरीक्षण की रिपोर्ट डाक द्वारा या अपनी किसी ड्राइवर से हाथ भेज देती थी कि क्यों बेकार पदना, जब ऐसे काम चल जाता है तो अब तो बात ही कुछ और यही है। काम में और काम के साथ रूमा के व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आ गया था। तंग रूमा ही क्यों विवेक का व्यक्तित्व बदल रहा था। सुदर्शन और आकर्षक तो वह पहले से ही था और ज़हीन भी, पर अब उसके भाव और बातों में भीगापन सा आ गया था, मानो प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो। रूमा ने धीरे धीरे अपनी माँ को अपने विवेक के बारे में बताना शुरू कर दिया। माँ मन ही मन मुस्कुराई। वह तो समझ ही रही थी कि कुछ तो है जो इतनी बदली और खुश लगने लगी है रूमा। अब तो कभी रूमा नैनीताल जाती, कभी ऑफिस के काम से तो कभी सयाज विवेक से मिलने। माँ को पता था तो वह भी बिन कुछ छिपाए बता कर जाती। फिर वह परिपक्व थी तो माँ को भी क्या उर्ज हो सकता था। विवेक हल्द्वानी आता तो वे निकल जाते शीतलहाट या गौला बैराज घूमने। सारांश यह है कि दोनों का संबंध परवान चढ़ने लगा था। अब तो जिसने भी उन्हें देखा मान लिया कि वह एक दूजे के लिए बने हैं। लेकिन 1 साल हो गया, उनका यह पर्सन किसी परिणति पर नहीं पहुंच रहा था। कुछ दिनों से पता नहीं क्यों रूमा को विवेक कुछ खोया खोया लग रहा था। पूछने पर बड़ी चतुराई से टाल जाता था और फिर से उसी मस्त मौला अंदाज में आ जाता। कुछ दिनों से उसका मिलना भी कम हो गया। अचानक बात कम होने लगी और रोमा को तो आदत सी हो गई थी बातें करने की। विवेक का साथ उसे ज़रूरी लगने लगा था। वह उदास हो जाती जब बात नहीं हो पाती, तो आपस में इतने खुले होते हुए भी रोमा कहीं अपने दिल की बात कह नहीं पाती। यूं भी उसे विवेक को सुनना अच्छा लगता था, पर अब जब घर वाले उससे बार बार शादी के लिए कहने लगे, यूँ उसने भी विवेक के माता पिता की इच्छा बताई। फिर दोनों अच्छे खासे मेच्योर थे। लेकिन ये क्या, विवेक ने तब ये बात करना कम कर दिया। एक दिन जब, तुमसे ऐसा किसने कहा कि मुझे शादी करके तुम बंधन में बन जाओगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह मैं माँ और तुम्हें दोनों को साथ न्याय कर पाऊँगा। बड़े आए न्याय करने वाले। अरे तुम्हारी इसी खूबी ने तो मेरे दिल को छू लिया था। तुम्हारे इस वेस्टेज ने, तुमने मुझे देखा ही कितना है। जब भी हम होते हैं तो बस हम दोनों ही होते हैं। पर तुम्हें ये क्यों लगता है कि हम अगर शादी कर लेंगे तो माँ को नहीं देख पाओगे? अरे तब तो हम दो लोग होंगे। मैं तुम्हारी माँ की देखभाल करूँगी। मैं बस तुम्हारा साने बनना चाहती हूँ। इसका मतलब सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं। अरे तुम्हारे सुख के साथ तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरी होगी। पर तुम नौकरी में व्यस्त रहती हो, तुम्हारे पास भी तो समय नहीं है। मुझसे शादी तो करनी होगी, पर किसी ऐसी लड़की से जिसको घर सौंप कर मैं निश्चित हो जाऊँ। पर तुम्हारा अपने करियर में जितना लगाव है और अभी जो तुम्हारे काम की प्रकृतियाँ हमें नहीं समझ पा रही है, इसका मतलब तुमने मुझे समझा ही नहीं। फिर जब समझा ही नहीं तो मैं ये कैसे समझूं कि तुम मुझे चाहते हो? आँख में आंसू भरकर रोमा बोली, अरे मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, और ना मुझे
लगता है अपने मन की बात हम स्पष्ट शब्दों में कह ही सकते हैं, और फिर यह तो पूरी ज़िंदगी का सवाल है। पर मुझे ना समझ कर तुमने मुझे हर्ट किया है। अच्छा चलो बताओ, इसका क्या समाधान है? तुम अपने हिसाब से बताओ। नौकरी तुम छोड़ोगी नहीं, घर में रहे बिना माँ की देखभाल हो नहीं सकती। पर अभी तुम भी तो नौकरी के साथ उनको देख रहे हो ना। पर शादी के बाद तो यह अपेक्षा ही रहेगी ना कि जिम्मेदारी बांट जाए। तो मैंने कब मना किया, कब मना कर रही हूँ? बस इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे मना कर रहे हो, शादी के लिए इतना ही तो समझा पाए हो मुझे। फिर क्या कहूँ? जब भी शादी की बात चलती है मुझे यही लगता है कि पता नहीं इसके बाद में कितना बढ़ जाऊँगा। या तो तुम उपेक्षित महसूस करोगी, या माँ बार बार एक ही बात क्यों कहते हो। अब मिलकर कुछ ना कुछ सोच लेंगे। क्यों ना तुम हल्द्वानी शिफ्ट हो जाओ, हमारे घर के पास सकवाया होगा। अरे भरा पूरा मोहल्ला है हमारा। मैंने अपनी माँ को दादी की सेवा करते देखा है, कितने मन से करती हैं वो। उनके सब काम वो ज़रूर हमारी मदद करेंगी। एक महिला रख लेंगे उनके लिए। पर मेरी माँ बिल्कुल नहीं मानेंगी इसके लिए। अरे जब वो देखेगी कि तुम मेरे साथ कितने खुश हो तो ज़रूर मानेगी। फिर मुझे पूरा यकीन है स्वास्थ्य में भी सुधार आ जाएगा। सुधार कैसे आएगा? जो वो हमें खुश देखेंगी कि अब उन्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से उनका यह हाल हुआ है। धीरे धीरे उनका माइंड रिलैक्स होता जाएगा। अरे बाप रे, तुम तो डॉक्टर भी जानती हो। तो फिर पक्का मैं अपनी माँ को बोल दूँ कि सब ठीक हो जाए हमारे बीच। मैं भी स्कूल चिंतित होगी। क्या कहा तुमने उनसे? वही सब जो तुमने सुबह मुझसे कहा था। पता है मैं कितनी ज़ोर से चिल्ला पड़ी थी। लगता है ये सब खत्म हो गया है। वो तो माँ थी जिसने मुझे समझाया, और जो उन्होंने कहा कि वही सही निकला। बात करने से पहले मसले सोचते हैं, गलतफहमी दूर होती है। अब ये बात बताओ, माँ ठीक या नहीं है? क्यों नहीं? माँ क्या कभी गलत हो सकती है? फिर भी मैं अपनी माँ से बात करूँगा। अभी तक तो उन्हें मैंने कुछ भी नहीं बताया तुम्हारे बारे में। वो भले ही कुछ बोल ना सकें, पर मेरी बात तो सुन तो सकेंगे और मेरी भावना को महसूस कर सकेंगे। तो चलें, मुस्कुरा कर कहा। रूमा ने गुस्से में अपमान चिंता के बादल छट गए जो थे। विवेक को भी आशा की किरण नजर आई। तेरे बिन जीना तो मुझे मुश्किल ही लग रहा था, विवेक ने कहा। आज इस बात को 2 साल हो गए। सब वैसे ही हुआ जैसे रूमा चाहती थी। भरा पूरा मोहल्ला और रूमा की माँ, इसने में देख रेख के से विवेक की माँ की तबीयत में सुधार आ गया। अब रूमा विवेक दोनों करियर में खुश हैं एक दूसरे के साथ। बस इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक खूबसूरत सी कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखिएगा।